हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो आपके एलटी ग्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ नोट्स बना लेंगे या कुछ पॉइंट जो रहेंगे वो आप नोट कर लेंगे और इस वीडियो को 2-4 बार ज़रूर देखेंगे ताकि आप कैप्चर कर सकें पूरे आइडियाज़ को जो भी हम आंसर्स में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, एंड इट सेज गिव अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ थॉमस ग्रेज एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। करें थॉमस ग्रे की जो एलेजी है, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, उसका एक क्रिटिकल अप्रिसिएशन दे दीजिए। डिस्कसिंग इट्स थीम्स, इसकी थीम्स को डिस्कस करते हुए, इमेजरी को, स्टाइल को, सिग्निफिकेंस को भी, महत्व को भी डिस्कस करते हुए इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, चलिए देखेंगे अपन। ये लास्ट में एंड नहीं होगा, इसको यहाँ से आप हटा देना। तो आंसर क्या कहता है? थॉमस ग्रेज एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। थॉमस ग्रे का जो ये वर्क है, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये 1751 में पब्लिश हुआ। ये एक मास्टर पीस ऑफ 18th सेंचुरी पोइट्री, 18वीं शताब्दी पोइट्री का। एडमायर्ड फॉर इट्स मेडिटेशन, ये अपने मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, विचार के लिए एडमायर, ये प्रशंसा की जाती है इसकी। ऑन मॉर्टेलिटी, जिस जो कि मॉर्टेलिटी मतलब नश्वरता की क्या करते हैं, उस नश्वरता पर सोच विचार करते हैं। ऑब्सक्योरिटी और मनुष्य के जीवन की विचित्रता पर भी मेडिटेट करते हैं। और एंड रिमेम्बरेंस, और फिर इंसान के जाने के बाद उसकी यादों की भी बात करते हैं। वाइल नॉट आ क्लासिकल एलेजी, करें जबकि ये कोई एक क्लासिकल एलेजी तो नहीं है। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द लिव्स ऑफ हम्बल विलेजर्स, ये गांव के सीधे साधे गरीब लोगों पर विचार विमर्श करती है। गिविंग डिग्निटी टू दियर शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स, उनके शॉर्ट, छोटे और सिंपल, सीधे साधे एनल्स, इतिहास को डिग्निटी, ये सम्मान प्रदान करती है। बाई असर्टिंग, ये स्वीकार करके कि डेथ इज द ग्रेट इक्वलाइजर, कि जो मृत्यु है वो सबको समान कर देने वाली है। बिल्कुल सही बात है। इरेजिंग डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर, इरेजिंग साफ करते हुए, डिफरेंसेस अंतर को, बिटवीन रिच एंड पुअर, अमीर गरीब के बीच में। ग्रे ट्रांसफॉर्म, यानी इसको समझ लीजिए कि अमीर और गरीब के बीच में सारे अंतरों को खत्म करते हुए मृत्यु जो है सबको एक समान बना देती है। ग्रे ट्रांसफॉर्म्स द एलेजियक फॉर्म इनटू अ फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन ऑन द ह्यूमन कंडीशन। ग्रे क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म द एलेजियक फॉर्म, इस एलेजियक फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू अ फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन, एक दार्शनिक विचार के रूप में, ऑन द ह्यूमन कंडीशन, मानव की स्थिति पर। यानी जो ग्रे हैं हमारे, उन्होंने क्या किया है कि इस एलेजी को इन्होंने एक दार्शनिक विचार बना दिया है जो मनुष्य की बुरी स्थिति को डिस्कस करता है या उसकी बात करता है। द पोएम्स पावर, पोएम की जो शक्ति है कहाँ पर है? छिपी हुई है इन इट्स इमेजरी, इमेजरी में, एटमॉस्फेयर, वातावरण में। द कर्फ्यू बेल, फेडिंग ट्विलाइट, आईवी, रुकिएगा इसको देख लें, आईवी मेटल टावर एंड साइलेंट ग्रेव्स, ऑल क्रिएटिंग अ मूड ऑफ ट्रैंक्विल मेलैंकोली एंड ट्रांजिएंस। अब देखिए क्या क्या है, ये जो इमेजरी और एटमॉस्फेयर है उसमें क्या क्या? कर्फ्यू बेल यानी गिरजाघर की घंटी, फेडिंग ट्विलाइट और धीरे धीरे रोशनी का कम होना, आईवी मेंटल टावर एंड साइलेंट ग्रेव्स और शांत कब्रें, आईवी मेंटल टावर और ऊंचे ऊंचे जो आईवी के, ये ऐसा कहिए कि जो पेड़ हैं जो वहाँ पर, उनकी बात की जा रही है। ऑल क्रिएटिंग अ मूड ऑफ ट्रैंक्विल मेलैंकोली, ये सब गम के माहौल को बनाते हैं। ठीक है। एंड ट्रांजिएंस, और क्षण भंगुरता के माहौल को भी बनाते हैं कि इंसान क्या है, आज है कल नहीं है ना। और उसके बाद भी वो अपनी अगर सुंदरता पर, अपनी दौलत पर, अपनी संपत्ति पर घमंड करे तो समझदारी की बात नहीं है। ये इन्होंने समझाने की कोशिश करी है। रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर, इसको इन्होंने आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा, आइम्बिक पेंटामीटर क्वार्टरेंस। ठीक है। इट्स मेजर्ड रिदम मिरर्स द सोलेम्न टोलिंग ऑफ द बेल। ठीक है। इट्स मेजर्ड रिदम, इसकी जो नपी तुली रिदम है ना, मिरर्स, वो सामने आती है हमारे द सोलेम्न टोलिंग ऑफ द बेल, गिरजाघर की घंटी के गंभीर रूप से बजने के रूप में।
ठीक है, गिरजाघर की घंटी बज रही है यानी कोई फिर से संसार को छोड़ के चला गया है, तो वो धुन आपको सुनाई देगी। आ स्ट्राइकिंग फीचर इज़, एक जो बड़ा स्ट्राइकिंग फीचर है इसका, इट्स डेमोक्रेटिक विजन, इसका डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण है। सजेस्टिंग, जो सजेस्ट करता है दैट की बीनीथ द सॉइल में रेस्ट अ म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन, शायद किसी इसी ज़मीन के नीचे किसी एक कब्र में कोई एक अनजान मिल्टन सोया हुआ होगा, यानी कोई एक ऐसा गरीब जो बहुत टैलेंटेड रहा होगा लेकिन उसको अपने टैलेंट को दिखाने का मौका नहीं मिला। और अ क्रॉमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड, या कोई क्रॉमवेल पड़ा होगा। क्रॉमवेल को हम जानते ही हैं, जिसने कॉमनवेल्थ सरकार की स्थापना की थी 1649 से लेकर के 1660 तक। ठीक है, 58 में ये मर गए थे क्रॉमवेल, फिर इनका बेटा बना था रिचर्ड, उसको वो 2 ही साल कर चला पाया, तो 1660 में फिर मोनार्की रिस्टोर हो गई थी। तो क्रॉमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड, कोई एक क्रॉमवेल भी कहीं पे दफन होगा, है ना, जिससे कि अपने देश के खून की चमक नहीं मिली है। दिस कंपैशन, ये जो विनम्रता दया का भाव है ना, फॉर द फॉरगॉटन पुअर, भुला दिए गए गरीबों के लिए, गिफ्ट्स द पोयम, ये कविता को देता है डीप ह्यूमैनिटी, एक बड़ी गहरी मानवता। और सही बात है, कौन याद करता है गरीबों को भाई। दो इट्स फॉर्म इज न्यू क्लासिकल, यद्यपि इसका जो फॉर्म है ना वो क्या है, न्यू क्लासिकल है। इट्स एम्फेसिस ऑन इमोशन, लेकिन इसका जो जोर है इमोशन पर, नेचर पर, इंडिविजुअल सेंसिबिलिटी पर, एंटिसिपेट्स रोमांटिसिज्म, ये आप इससे क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं रोमांटिसिज्म के बारे में। मेकिंग ग्रे आ ब्रिज, ये बात क्या करती है, ग्रे को बना देती है। आ ब्रिज, एक पुल बिटवीन टू लिटरेरी एजेस, दो एजेस के बीच में, जिसमें ये थे न्यू क्लासिकल एज जो चल रही थी, जो आने वाली थी वो कौन सी थी, रोमांटिक एज। ठीक है, वो बात की गई है। तो द क्लोजिंग एपिटाफ, दो डिबेटेड बाय क्रिटिक्स, रेनफोर्सेस द यूनिवर्सल रिमेम्बरेंस, लॉन्गिंग फॉर रिमेम्बरेंस। और करेंगे जो क्लोजिंग एपिटाफ है ना, दो डिबेटेड बाय क्रिटिक्स, पर बड़े क्रिटिक्स ने तर्क वितर्क दिए हैं। रेनफोर्सेस द यूनिवर्सल रिमेम्बरेंस, वो एक को यूनिवर्सल रिमेम्बरेंस, याद पर जोर देती है। लॉन्गिंग फॉर रिमेम्बरेंस, की हम सभी की इच्छा होती है कि हमें याद किया जाए, हमें भी कोई याद करे हमारे जाने के बाद में। अल्टीमेटली ग्रेज इलेजी इज टाइमलेस मेडिटेशन, जो ग्रे की इलेजी है वो एक अंतहीन मेडिटेशन, विचार है ऑन मॉर्टेलिटी, नश्वरता पर। बैलेंसिंग पर्सनल रिफ्लेक्शन, व्यक्तिगत विचार को बैलेंस करते हुए विथ यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ में, यानी इन्होंने अपना विचार भी रखा है लेकिन उस सच्चाई को भी व्यक्त किया है जो यूनिवर्सली मानी जाती है। बहुत अच्छे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट रोल डज नेचर प्ले इन शेपिंग द पोएट्स मोरल एंड स्पिरिचुअल आउटलुक इन द पोएम टिंटर्न एबे। टिंटर्न एबे पोएम जो कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, इसमें नेचर किस तरह से रोल अदा करती है कवि के नैतिक और दैवी आउटलुक को शेप देने के लिए। ठीक है, चलिए देखेंगे। इन टिंटर्न अबे में, जो कि वर्ड्सवर्थ का बड़ा मशहूर वर्क है, शोज, ये वर्ड्सवर्थ हमें दिखाते हैं हाउ नेचर शेप्स हिज मोरल एंड स्पिरिचुअल आउटलुक, कि किस तरह से प्रकृति ने उनके नैतिक और दैवी आउटलुक को, परिदृश्य को क्या किया है, शेप दिया है, आकार दिया है। इन यूथ, अपनी युवावस्था में, ही लव्ड नेचर, वो नेचर को प्यार करते हैं। फॉर इट्स एकिंग जॉयज, उसकी दर्द भरी खुशियों के लिए। एंड डिजी रैप्चर्स, और चकरा देने वाले आकर्षणों के लिए। ये दोनों में क्या है भाई, बताइएगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। बट नाउ ही फाइंड्स बिटर स्वीट, ये हम आपको एक हिंट दे रहे हैं, बाकी आप बताइएगा। बट नाउ ही फाइंड्स अ डीपर मीनिंग, लेकिन अब जबकि वो मैच्योर हो गए हैं तो अब उनको एक गहरा मतलब समझ आने लगा है प्रकृति के अंदर। नेचर गिव्स हिम ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन, नेचर ने, प्रकृति ने ही उन्हें जो है एक रेस्टोरेशन दिया है। इन मोमेंट्स ऑफ पेन, दर्द के समय में। एंड वियरीनेस, और उनकी थकान या उनकी चिंताओं के समय में। ऑफरिंग पीस, शांति ऑफर करते हुए। इवन व्हेन ही इज़ फार अवे, जबकि वो बहुत दूर है।
In lonely rooms and mid the din of towns and cities, I have owned to them sensations sweet। बहुत बढ़िया लाइन है, देखिएगा। इन लोनली रूम्स, अकेले कमरों में, एंड मिड द डिन ऑफ टाउन्स, और शहरों की, नगरों की धूमिल सी रोशनी में, आई हैव ओड टू देम सेंसेशंस स्वीट, मैं उनके प्रति सेंसेशंस स्वीट यानी उत्तेजना से भरे हुए खुशियों का ऋणी हूँ। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। प्रकृति के लिए ही कहे होंगे कि जब मैं अकेला होता हूँ अपने किसी शहर में कमरे में, अकेला थका उबाऊ बैठा हुआ हूँ, तो मुझे प्रकृति के नज़ारे याद आते हैं और मुझे एक आनंद की प्राप्ति हो जाती है। नेचर ऑल्सो लिफ्ट्स, नेचर जो है लिफ्ट उठा लेती है, हिम उठा ले जाती है उनको बियॉन्ड डेली स्ट्रगल्स, रोज़मर्रा के संघर्षों से परे। ही फील्स अ ब्लेस्ड मूड, उन्हें एक ब्लेस्ड मूड सा महसूस होता है। वेयर द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री ऑफ लाइफ इज लाइटेंड, जहाँ पर बर्डन, ये स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा, BURDEN होती है ना, ये पोइटिक उस समय के हिसाब से भी आप उसको समझ सकते हैं कि बर्डन को ऐसा लिखा जाता होगा। बर्डन ऑफ द मिस्ट्री के रहस्य का जो बोझ है ना, ऑफ लाइफ इज जिंदगी की, इज लाइटेंड, वो हल्का हो जाता है। एंड ही बिकम्स अ लिविंग सोल, और वो एक जीवित आत्मा बन जाते हैं। दिस शोज, ये दिखाता है हाउ नेचर की, किस तरह से प्रकृति नर्चर्स हिज स्पिरिचुअल विजन, उनके स्पिरिचुअल दैवी विजन दृष्टिकोण को नर्चर पोषित करती है, उन्हें उसमें एक नई जान डालती है। हेल्पिंग हिम, उनकी मदद करके, सी देखने में, इनटू लाइफ ऑफ थिंग्स, चीज़ों की ज़िंदगी में, चीज़ों के जीवन में उन्हें देखने में मदद करते हुए जो प्रकृति है उनके दैवीय दृष्टिकोण को क्या करती है, पोषित करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और सबसे इम्पॉर्टेंटली आप देखेंगे तो ही रिकॉग्नाइजेज नेचर एज द मोरल टीचर, वो नेचर को, प्रकृति को एक नैतिक अध्यापक, गुरु मानते हैं। ही कॉल्स इट, वो इसे पुकारते हैं, द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स, मेरे पाक विचारों का एक शरण स्थल। द नर्स, उसे वो नर्स कहते हैं। द गाइड, मार्गदर्शक कहते हैं। द गार्जियन, संरक्षक कहते हैं। ऑफ माई हार्ट, अपने दिल का। एंड सोल ऑफ ऑल माई मोरल बीइंग, और एंड सोल, और मेरी अंतरात्मा की वो संरक्षक है, साथ में गाइड भी है, उसकी नर्स भी। ठीक है। नेचर शेप्स नॉट ओनली हिज फीलिंग्स, नेचर सिर्फ उनकी फीलिंग्स को ही शेप नहीं देती है, बट ऑल्सो हिज वैल्यूज़, उनकी मान्यताओं को भी क्या करती है, आकार देती है। काइंडनेस, उनकी दयालुता को आकार देती है। एंड फेथ, और उनके विश्वास को भी। फाइनली, और अंततः, वर्ड्सवर्थ जो है, प्रेज दैट, वो ये प्रे करते हैं, दैट हिज सिस्टर डोरथी टू विल फील दिस हीलिंग पावर, कि उनकी जो बहन डोरथी है वो भी इस शक्ति को महसूस करेगी। ट्रस्टिंग, ये विश्वास करते हुए, दैट की नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, क्योंकि प्रकृति कभी उस व्यक्ति को धोखा नहीं देती जो उससे प्यार करता है। दस, इस प्रकार से नेचर बिकम्स बोथ, नेचर दोनों बन जाती है। क्या क्या? हिज स्पिरिचुअल रिफ्यूज, उनकी एक दैवीय शरणस्थली, एंड द फाउंडेशन ऑफ हिज मोरल लाइफ, और उनके नैतिक जीवन की नींव भी साथ में। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज, देखिए कोशिश किया कर रही है कम से कम 2 बार तो देखना ही है आपको, ताकि अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन भी है ना, तो जब 2 बार आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एंडिंग ऑफ बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी जो कि एक ड्रामा है, किसने लिखा है? आपके हेरोल्ड पिंटर ने। पिंटर्स क्यू ड्रामा कहिए इसको, कि वो अजीब ही थीम है, क्या कहानी है, क्या प्लॉट है, वो पता चला प्ले ख़त्म हो गया, अपने को पता ही नहीं चल रहा है कि ये ख़त्म हो गया ये। तो इसी इसके लिए तो मशहूर ही हैं पिंटर हमारे। कह रहा है कि उसी के लिए, उसी पर क्वेश्चन है कि जो द बर्थडे पार्टी की एंडिंग है उसका क्या महत्व है, बता देना। चलिए बताते हैं। द एंडिंग ऑफ पिंटर्स प्ले, पिंटर के प्ले की जो एंडिंग है, जो अंत है, इज एम्बिगुअस, दोहरे मतलब वाला है, एंड डिस्टर्बिंग, परेशान करने वाला है। आफ्टर द वायलेंट पार्टी, एक वायलेंट पार्टी के बाद, स्टैनले इज साइलेंट, स्टैनले बिल्कुल खामोश है, ब्रोकन, टूटा हुआ है, एंड ड्रेस्ड इन अ डार्क सूट, और बड़ा डार्क सूट पहने, काला सूट पहने बैठा हुआ है, बाई गोल्डबर्ग एंड मैकेन, मैकेन और गोल्डबर्ग के पास में। दे प्रिपेयर टू टेक हिम अवे इन अ कार, वो उसे लेने आए हैं एक कार में। अब देखिएगा,
तो क्या देखने वाले थे अपन? अपन ये देखने वाले थे कि जो स्टेनले है वो इसका आप समझ लीजिए कि हीरो है, ठीक बात है। ये उस बोर्डिंग हाउस में कहाँ से आया, मैग को भी नहीं पता है, उसका जो हस्बैंड है उसको भी नहीं पता है, अपन को भी नहीं पता है, ठीक है। ये राइटर से पूछ सकते हैं अपन। अच्छा, इसके बाद वो कहाँ से आया, क्या करता, वो तो नहीं पता है। साथ में जो इसको लेने वाले हैं ना, गोल्डबर्ग और मैकेन जो लास्ट में आते हैं, वो कहाँ से आए हैं, उनका इससे क्या संबंध है, वो उससे किस तरह के सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया, किस बात का धोखा दिया, और किसको धोखा दिया, क्या यही दोनों डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं या ये चेले चपाटे हैं, इनके पीछे बॉस कोई और है, कुछ नहीं पता। वही कहिए कि हमको कुछ नहीं पता, ठीक है ना। बस ये प्ले है आपका क्या, द बर्थडे पार्टी। पर वो एक पार्टी है, पार्टी होती है, उसमें थोड़ी सी लाइट वाइट गुम हो जाती है, कुछ एक सीन होते हैं, उसके बाद इससे बहुत खतरनाक वाले सवाल किए जाते हैं और सुबह को इसको उठा के चल देते हैं। कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, बस पढ़ते जा रहा है रीडर, ये हम लोग ही है। तो चलिए देखेंगे। पेटे, द ओनली सिंपैथेटिक कैरेक्टर, एकमात्र जो दयावान व्यक्तित्व है, ट्राइज टू स्टॉप देम। पेटे कौन है? ये मेग का हस्बैंड है। उन्हें रोकने की कोशिश करता है, सेज, वो कहता है, स्टैन डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू। इन्हें अपने ऊपर हावी मत होने देना, या इन्हें तुम ये मत करने देना कि ये तुम्हें समझाएं कि तुम्हें ये करना, तुम मत मानना। इन्हें अपने ऊपर हावी मत होने देना, या तुम इनके सामने हार मत मानना। तीन मतलब हो सकते हैं इसके। बट लेकिन स्टैनले कैन नॉट रिप्लाई, जवाब ही नहीं दे रहा है स्टैनले। हिज साइलेंस, उसकी जो शांति है यानी उसकी जो खामोशी है, शोज, वो दिखाती है कि ही हैज़ लॉस्ट हिज बोथ वॉइस एंड आइडेंटिटी। वो अपनी आवाज़ तो खो ही चुका है, साथ में अपनी पहचान भी खो चुका है। मेग मीन वाइल, मेग तभी रिमेन्स इग्नोरेंट, उसके प्रति जो है वो इग्नोरेंट हो जाती है कि जाने दो, जा रहा तो क्या करना है, ये मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शी टॉक्स हैप्पीली अबाउट द पार्टी, वो बड़ी खुशी से पार्टी की बात कर रही है, आस्किंग, पूछ रही है, वॉज नॉट इट नाइस। पेटे, पेटे क्या पार्टी अच्छी नहीं थी? दिस इग्नोरेंस, ये जो इग्नोरेंस है स्टैनले के प्रति, एड्स टू द ट्रेजिडी, ये और ट्रेजिडी को, दुख को बढ़ा देती है। मतलब जो इसको पढ़ने वाले रीडर हैं या देखने वाले जो दर्शक हैं, उनके मन में ये था कि जो मेग है वो सहानुभूति रखती है किसके प्रति, स्टैनले के प्रति, तो वो उसके लिए कुछ करेगी। लेकिन जब वो इग्नोरेंट हो जाती है तो लोग फिर और दुखी हो जाते हैं। बिकॉज, क्योंकि शी डज नॉट रियलाइज स्टैनली इज गॉन फॉर एवर। और ये भी हो सकता है कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि स्टैनली फॉर एवर, हमेशा के लिए जा रहा है। अरे भाई, जब हमें नहीं पता चल रहा है तो उस कैरेक्टर को क्या पता चलेगा? या ऐसा कहिए कि कैरेक्टर को, मान लीजिए इस कैरेक्टर को नहीं पता, कोई दूसरा कैरेक्टर आता, कोई लड़की कहता, उसमें हमें बता देता कि स्टैनले कहाँ से आया, गोल्डबर्ग और मैकेन का उससे क्या रिश्ता है, तो हम ही जान जाते, ठीक है ना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो जान जाते जो स्टेज के पीछे हैं, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है बस प्ले। अच्छा, द एंडिंग हैज़ नो एक्सप्लेनेशन, एंडिंग का कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। वी नेवर नो हु गोल्डबर्ग एंड मैकेन आर, हम कभी नहीं जान पाएगी गोल्डबर्ग और मैकेन है कौन, और वाई स्टैनली मस्ट गो विद देम, और स्टैनली को उनके साथ जाना क्यों चाहिए, ये भी बात नहीं पता चली। दिस मिस्ट्री मेक्स द एंडिंग पावरफुल, ये जो रहस्य है ये एंडिंग को बड़ा पावरफुल बनाता है। अच्छा भाई, बनाता होगा, अपने तो समझना ही कोई बात है ना। इट रिफ्लेक्ट्स द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, ये जीवन के अजनबी होने को दिखाता है, ये बात मान लेंगे कि आज इंसान आया है, कुछ साल, कुछ महीने अपने साथियों के, दोस्तों के साथ में रहा, उसके बाद वो चल दिया बेचारा, ठीक है, ये हो सकता है बस। वेयर इंडिविजुअल्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाई फोर्स दे डू नॉट अंडरस्टैंड, कि जहाँ पर या जिस जिंदगी में जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, जो व्यक्ति है, कैन बी डिस्ट्रॉयड, वो बर्बाद किया जा सकता है बाई फोर्सेस, ऐसी ताकतों के द्वारा, दे डू नॉट नो अंडरस्टैंड, जिसे वो समझते ही नहीं कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। दस, इस प्रकार से द एंडिंग ऑफ द बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी की जो एंडिंग है, शोज दिखाती है द डिफीट ऑफ द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की हार को, द फेल्यूर ऑफ रेजिस्टेंस, और विरोध के असफल होने को, एंड द पावर ऑफ मीनेस, और भय की शक्ति को, डर की ताकत को भी एंडिंग दिखाती है कि डर के आगे, हम लोग कहते हैं जीत है, लेकिन यहाँ डर के आगे अंत है। इट लीव्स द ऑडियंस अनईजी, ये जो एंडिंग है ये बेचैन छोड़ देती है ऑडियंस को,
क्वेश्चनिंग अथॉरिटी, जो अथॉरिटी से क्वेश्चन करते हैं, कम्युनिकेशन एंड द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, इट लीव्स, देख लीजिएगा, द ऑडियंस अनईजी, ये बेचैन कर देती है किनको, ऑडियंस को। क्वेश्चनिंग अथॉरिटी, जो अथॉरिटी से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन, बातचीत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एंड द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, और ये उस नाजुकपन को भी दिखाता है, ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, इंसान की आज़ादी के, जो छीन सकता है कोई भी शक्तिशाली आदमी आकर के किसी भी वक्त। यानी जो छोटे तबके के लोग हैं उन पर अमीर आदमी, बड़े लोग हावी हो सकते हैं और उन्हें जो है उनकी आज़ादी से महरूम कर सकते हैं, ये मतलब है इसका। तो एंडिंग भाई देखिए, समझने की चीज़ नहीं, बस इसमें ये बता दीजिए कि जो एंडिंग है इसकी वो ऐसी है कि हम उसको पढ़ने के बाद में अपना सर खुजाने लगते हैं कि क्या हो क्या रहा है भाई, है ना। खैर वो 2-3 चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि ज़िंदगी का मतलब समझ में आता है कि कैसी एक, किसी भी एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी जो कभी कहीं सुकून से रह रहा हो, उसकी ज़िंदगी किसी भी पल डिस्ट्रॉय की जा सकती है शक्तिशाली लोगों के द्वारा, उसको डरा करके, धमका करके, किसी भी तरह से। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, अब आप प्रोज और फिक्शन सेक्शन देखेंगे, बल्कि नॉवेल होना चाहिए यहाँ पे। What is the role of humor and irony in Pride and Prejudice? प्राइड और प्रेजुडाइस में ह्यूमर और आयरनी का क्या रोल है, बताइए। चलिए बताते हैं भाई। आंसर, ह्यूमर एंड आयरनी आर की टू ऑस्टेन्स स्टाइल। ऑस्टेन यानी जेन ऑस्टेन की स्टाइल की ये बिल्कुल प्रमुख चीज़ें हैं इन प्राइड एंड प्रेजुडाइस, जो उन्होंने प्राइड एंड प्रेजुडाइस में यूज़ करी हैं। अलाउइंग हर टू क्रिटिक सोसाइटी, इससे उनको अनुमति मिल जाती है, आज़ादी मिल जाती है कि वो सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करें, एंड ह्यूमन बिहेवियर, और इंसानों के, मानवों को बिहेवियर को भी क्रिटिसाइज़ करें। द ओपनिंग लाइन इट सेल्फ इज़ आयरनिक, जो पहली लाइन ही है ना वो खुद आयरनिक है। कैसे देखिएगा, मॉकिंग द ऑब्सेशन विथ मैरिज एंड वेल्थ, जिसमें ये दिखाया गया है कि जो शादी होगी ना उसमें दोनों चीज़ें होना चाहिए, कि पैसा भी हो और सिक्योरिटी भी हो। ठीक है, इट इज अ ट्रुथ यूनिवर्सली, करें कि ये बात पूरी दुनिया जानती है या मानती है, स्वीकार करती है, दैट की अ सिंगल मैन इन पोजीशन ऑफ गुड फॉर्च्यून, एक सिंगल आदमी की जिसके पास बहुत दौलत हो, मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ, उसे एक बीवी की, पत्नी की, वाइफ की ज़रूरत होती ही है। ये पहली लाइन थी, यानी उसमें भी मैरिज को वेल्थ के साथ में जोड़ दिया इन्होंने। कैरेक्टर्स लाइक मिसेस बेनेट, जैसे इन्होंने कैरेक्टर देख लीजिए, मिसेस बेनेट जो हैं, जिनकी 5 बेटियां हैं, वो चाह रही हैं कि उनकी शादियां जहां हों तो उनको सिक्योरिटी मिले, उनका जीवन जो है वो सिक्योर हो जाए। प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ, वो थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ हमें प्रदान करती हैं। हर फ्रेंटिक ऑब्सेशन विथ मैरिंग ऑफ हर डॉटर्स इज ह्यूमरस बट ऑल्सो एक्सपोज सोसाइटीज प्रेशर्स ऑन वुमेन, करेंगे उनका जो ऑब्सेशन है, यानी जिस बात से वो पूरी तरह से ग्रसित हो चुकी हैं कि बस उनके दिमाग में दिन रात यही बात चल रही है कि उनकी बेटियों की शादी हो जाए, ये ह्यूमरस तो है ही है, बट ऑल्सो एक्सपोजर सोसाइटीज प्रेशर, ये समाज के दबाव को भी दिखाता है ऑन वुमेन, जो औरतों पर होता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, शादियां करिए। मिस्टर बेनेट्स ड्राई सरकाज्म, जो उनका ड्राई सरकाज्म है, कंट्रास्ट सो विथ हर हिस्टीरिया, उनके हिस्टीरिया से पूरी तरह से अलग है वो, यानी वो ऐसा सरकाज्म, एक ऐसा, ये कहिए कि कटाक्ष मारते हैं कि जो उनके पत्नी के पागलपन से बिल्कुल अलग रहता है। फॉर वट डू वी लिव, हम किस लिए जी रहे हैं, बट टू मेक स्पोर्ट फॉर आवर नेबर्स, हम अपने पड़ोसियों के लिए खेल बनते जा रहे हैं, एंड लाफ एट देम, और उन पर हंस रहे हैं, इन आवर टर्न, हमारी बारी आने पर, यानी हम पर हमारे पड़ोसी हंस रहे हैं, हम उन पर हंस रहे हैं, तो क्या हम इसीलिए जी रहे हैं। आयरनी ऑल्सो हाईलाइट्स सोशल हिपोक्रेसी, जो आयरनी है वो सोसाइटी की हिपोक्रेसी को भी दिखाता है, यानी बातें कुछ हैं और कर्म कुछ हैं। कैरोलीन बिंगले pretends to admire Elizabeth while secretly disparaging her। कैरोलीन बिंगले जो है, जो कि आपके डार्सी की आंट है, बहुत वो भी प्राउडी है बहुत ज़्यादा। प्रेटेंड्स, वो क्या करती है, बहाना करती है, टू एडमायर एलिजाबेथ की प्रशंसा करने का, वाइल सीक्रेटली डिस्परेजिंग हर, जबकि वो
खामोशी से या उसकी पीठ पीछे उसको बर्बाद करने में, उस पर जो है कहिए कि उसको सताने में लगी रहती है। ऑस्टिन से सटल विट, ऑस्टिन की जो सटल विट है ना, मतलब एक ऐसी बुद्धिमानी, एक ऐसी होशियारी जो हर चीज़ को पकड़ ले। एक्सपोजेस, वो एक्सपोज करती है द गैप, उस गैप को बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, जो अपीयरेंस और रियलिटी के बीच में है। एम्फसाइजिंग, ये जोर देते हुए दैट की मैनर्स, वेल्थ एंड सोशल स्टैंडिंग, कि जो व्यवहार है हमारे, जो हमारी धन संपत्ति और सोशल जो स्टैंडिंग है, आर ऑफन सुपरफिशियल, वो प्रायः सुपरफिशियल होते हैं या होते जा रहे हैं। एलिजाबेथ हर सेल्फ यूजेज ह्यूमर इन हर ऑब्जर्वेशंस, और जो एलिजाबेथ है वो भी अपने ऑब्जर्वेशंस में, यानी जब किसी को देखती है तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए ह्यूमर का यूज़ करती है। डेमोन्स्ट्रेटिंग इंटेलिजेंस, अपनी होशियारी दिखाने के लिए। एंड क्रिटिकल थिंकिंग, और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग दिखाने के लिए। ऑस्टिन्स आयरनी, ऑस्टिन की जो आयरनी है, इनकरेजेस रीडर्स, वो रीडर्स को क्या करती है, उत्साहित करती है, इनकरेज करती है टू क्वेश्चन सोशल नॉर्म्स, की वो जो समाज में चल रहा है ना, जो परंपराएं प्रथाएं चली आ रही हैं बनी बनाई, उन पर सवाल उठाएं। प्राइड एंड प्रेजुडाइस, जिनमें से घमंड बहुत बड़ी चीज़ है और प्रेजुडाइस, पूर्व धारणा, बहुत बड़ी चीज़ है, कि हमने सोच लिया है कि हमारे पास बहुत धन संपत्ति है तो हम घमंड करेंगे, और जो सामने वाला हमें थोड़ा तुच्छ दिखेगा हम उसको कुछ भी मान लेंगे, ये हमारी प्रेजुडाइस हो जाएगी। वाइल कीपिंग द नरेटिव लिवली एंड इंगेजिंग, वाइल कीपिंग, रखते हुए, द नरेटिव, अपने इस नरेटिव को, लिवली, जीवंत, एंड इंगेजिंग, और व्यस्ततम, अपने नरेटिव को जीवंत और व्यस्ततम रखते हुए, जो ऑस्टिन की आयरनी है वो रीडर से कहती है कि समाज में जो चल रहा है उस पर सवाल उठाइए कि ऐसा क्यों है, कि अमीर अमीर की शादी करेगा, गरीब से नहीं करेगा, क्यों है ऐसा। इन कंक्लूजन, और कंक्लूजन में आप देखेंगे, ह्यूमर एंड आयरनी आर नॉट ओनली इंटरटेनिंग, ह्यूमर और जो आयरनी है वो सिर्फ इंटरटेनिंग ही नहीं है, बट ऑल्सो सर्व एज टूल्स फॉर सोशल क्रिटिक, वो एक समाज के क्रिटिक के तौर पर भी सर्व करते हैं। रिवीलिंग ह्यूमन फॉली, मनुष्य की मूर्खता को रिवील करते हुए। एंड इनकरेजिंग मोरल रिफ्लेक्शन, और इनकरेजिंग, उत्साह बढ़ाते हुए, मोरल रिफ्लेक्शन, कि जो मनुष्य है वो अपने नैतिकता पर विचार करे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लव, प्यार के मामले में। क्लास, यानी अपने लेवल, अपने स्टैंडर्ड के बारे में। एंड मैरिज, और अपनी शादी बारात के बारे में। ठीक है, तो ये आयरनी और ह्यूमन का रोल है किसमें, प्राइड एंड प्रेजुडिस में। ठीक है भाई, तो ये 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तैयारी करते रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए और लगातार लिखते रहिए, और अपनी टाइमिंग को भी मेंटेन करिए कि आपको 3 घंटे में कितने शब्द लिखना, उसके हिसाब से बढ़िया से तैयारी रखिए। बस 1 हफ्ते का टाइम है, उसके बाद अपन को टकराना है पेपर से। ठीक है भाई, चलिए। और पूरा अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो सारी प्लेलिस्ट LT ग्रेड मेंस की चैनल पर मौजूद है, खूब आराम से जाइए देख लीजिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की भी प्लेलिस्ट बनती जा रही है साथ में, और मिसलेनियस क्वेश्चन जो अपन ने पहले डिस्कस किए हैं उनकी भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। खूब आसानी से देखिए और तैयारी बढ़िया करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।